पीसीएम की जो टेक्निक्स यूज होती हैं प्रैक्टिकली वो किस तरह यूज होती हैं डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग में, वो कहाँ सिग्नल फॉर्मेट किस किस्म का होता है, और मल्टीप्लेक्सिंग की टेक्निक्स हमने देखी थी, बिट इंटरलीविंग, बाइट इंटरलीविंग, और ख़ास तौर पे जब आपका डाटा रेट डिफरेंट हो तो उसको आप कैसे मल्टीप्लेक्स कर सकते हैं। ये पीसीएम की वो टेक्निक्स थी जो आईटीयू स्टैंडर्ड्स या T1 कैरियर सिस्टम में यूज हो रही हैं। फिर हमने इसमें जो है फॉर्मेट देखा था मैसेज का, कि हर मैसेज में जो है वो कुछ ओवरहेड बिट्स होती हैं और कुछ मैसेज का कंटेंट होता है। इसमें एक तो मैसेज का ओरिजिनल कंटेंट है जो आप भेजना चाह रहे हैं, एक वो बिट्स हैं जो कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने के लिए सिग्नल इंफॉर्मेशन कैरी करती हैं, उनको ओवरहेड बिट्स कहते हैं, जिनका मैसेज के कंटेंट से ताल्लुक नहीं होता लेकिन कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने के लिए वो रिक्वायर्ड होती है। जिस तरह यहाँ पे ये एम बिट्स हैं, सी बिट्स हैं, फिर एफ बिट्स हैं, फिर सी बिट्स और एफ बिट्स। ये एफ बिट्स आर फॉर फ्रेमिंग, सी बिट्स आर फॉर बिट स्टफिंग एंड एम बिट्स आर फॉर सब फ्रेम स्टार्ट। और डिजिटल मैसेज का कंटेंट इन 48 बिट्स के अंदर है, ठीक है। तो इसके अलावा जो बिट्स हैं ये ओवरहेड बिट्स होती हैं। ओवरहेड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक्चुअल सिग्नल का पार्ट नहीं होती, लेकिन कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। स्टफिंग हमने देखा था कि अगर कम्युनिकेशन में डाटा रेट फास्ट हो जाए तो आपको बिट्स को स्टोर भी करना पड़ता है, और इसी तरह कई दफा अगर आपके पास डाटा रेट स्लो है तो आपको स्लॉट्स को फिल करने के लिए बिट स्टफ करनी पड़ती हैं। ये AT&T का एक डिजिटल हायरार्की सिस्टम हमने देखा था। मल्टीप्लेक्सर जहां भी यूज होगा हायरार्की में, उसका फायदा ये होगा कि बिट रेट इंक्रीज होगा। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे 64 किलोबिट्स पर सेकंड से हमने स्टार्ट किया और एट दी एंड हमें 13 मेगाबिट्स पर सेकंड जो है वो डाटा रेट मिल रहा है। डिफरेंट कैरियर सिस्टम्स में और कम्युनिकेशन सिस्टम्स में इंटरेक्शन, इंटरलिंक, ये हमने देखा था। आज हम पीसीएम से एक इम्प्रूव टेक्निक पढ़ने जा रहे हैं विच इज डिफरेंशियल पीसीएम, डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन। फर्क क्या है? फर्क इसमें ये है, इसकी जरूरत क्यों है? बिकॉज पीसीएम इज नॉट वेरी एफिशिएंट सिस्टम एज इट जनरेट्स सो मेनी बिट्स एंड रिक्वायर्स सो मच बैंडविड्थ टू ट्रांसमिट। जैसे कि आपने देखा था कि पीसीएम या डीपीसीएम, ये जो हम पढ़ रहे हैं आज, ये सारी A to D कन्वर्जन की टेक्निक्स है, ठीक है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन की टेक्निक्स हैं। अब जब हमें एक सिग्नल को कन्वर्ट करना है पीसीएम में, लेट्स से कि एक साइनोसाइड है, उसकी कोई भी सैंपल को जब आप कन्वर्ट करेंगे बिट की फॉर्म में, तो उसका करस्पॉन्डिंग लेवल होगा और उस लेवल के करस्पॉन्डिंग कुछ बिट्स होंगी। अब जितने लेवल हैं, फॉर एग्जांपल 16 लेवल्स हैं, तो 4 बिट का कोड होगा हर लेवल के लिए। तो पीसीएम का प्रॉब्लम ये है कि पीसीएम में हर लेवल के लिए आपको बिट्स ज्यादा रिक्वायर्ड होती हैं। उसकी वजह ये कि आप ओरिजिनल मैसेज के सैंपल्स को कन्वर्ट कर रहे हैं कोड में। एक चीज याद रखें कि जितनी वैल्यू बड़ी होगी, फॉर एग्जांपल एक ये सिग्नल है और एक ये सिग्नल है, अब ये सिग्नल, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कम है, इस सिग्नल की मैक्सिमम वैल्यू कम ज्यादा है, होगा क्या कि इस सिग्नल को पूरे को कवर करने के लिए आपको ज्यादा लेवल्स चाहिए होंगे, जबकि इस सिग्नल को कवर करने के लिए आपको लेवल्स कम चाहिए होंगे। ऐसे ही है ना, नजर आ रहा है आपको देखने में? इस सिग्नल को कवर करने के लिए आपको कम लेवल चाहिए एज कम्पेयर टू दिस सिग्नल विद लार्ज मैग्नीट्यूड। तो जितना मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है उतनी ज्यादा सिग्नल लेवल्स चाहिए होंगे, उतनी ज्यादा बिट्स चाहिए होंगी। अगर आपके पास सिग्नल कम हो तो कम बिट्स रिक्वायर्ड होंगी, जिससे बैंडविड्थ भी बचती है और आपका डाटा रेट भी फास्ट हो जाता है। तो डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन में यही टेक्निक हम अप्लाई कर रहे हैं कि हम सिग्नल की ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को कम कर रहे हैं। कैसे कम कर रहे हैं? जो चीज हमने भेजनी है वैसे कम कर रहे हैं हम, कि इसमें हम सिग्नल के दरमियान सैंपल्स का जो डिफरेंस है वो ट्रांसमिट करेंगे। कैसे, इसको जरा देखते हैं। Many different ideas have been proposed to improve the encoding efficiency of A to D conversion. Basically, efficiency को increase करने के लिए हमें ये DPCM develop किया था. In general, these ideas explored the characteristics of the source signals. DPCM is one such scheme. अब अगर आप किसी एनालॉग मैसेज को देखें, जैसा ये एक एनालॉग मैसेज है, अगर आपको ये एनालॉग मैसेज यहाँ तक गिवन हो तो क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी? बिल्कुल बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं? क्योंकि आपको इसका ट्रेंड नजर आ रहा है कि ये सिग्नल ऐसे आगे कैरी ऑन हो रहा है, ठीक है। यानी पास्ट वैल्यूज को यूज करके आप नेक्स्ट वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हैं एनालॉग सिग्नल्स में। इन अदर वर्ड्स, द सैंपल वैल्यूज आर नॉट इंडिपेंडेंट। जितनी भी ये वैल्यूज हैं ये इंडिपेंडेंट नहीं है बल्कि डिपेंडेंट है।
ये सैंपल है, ये सैंपल है, ये सैंपल है, ये सैंपल है। इसके बाद जो नेक्स्ट सैंपल होगा उसको आप क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि इस टाइम पे या इस टाइम पे इस सिग्नल की क्या वैल्यू होगी। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रीवियस वैल्यूज आप उसकी नेक्स्ट वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हैं, क्योंकि हर वैल्यू का पिछली वैल्यू के साथ एक लिंक होता है। And generally, there is a great deal of redundancy in the Nyquist samples. Proper exploitation of this redundancy leads to encoding a signal with fewer bits. तो बेसिकली हमें फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि जब हम ये बता सकेंगे कि एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू के दरमियान कितना डिफरेंस है, तो डिफरेंस तो कम होगा ना। फॉर एग्जांपल ये एक वैल्यू है, ये वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 है, एक और वैल्यू नेक्स्ट है, ये 0.9 है। अगर आपने 1 को ट्रांसमिट करना है और 0.9 को ट्रांसमिट करना है तो आपको ज्यादा बिट्स का कोड चाहिए। लेकिन अगर आप यही इन दोनों का डिफरेंस देखें, डिफरेंस कितना रह जाएगा इन दोनों का, 0.1। यही अगर आपने 0.1 को ट्रांसमिट करना होगा तो क्या फायदा होगा कि आपको थोड़ी बिट्स चाहिए होंगे, लेवल कम चाहिए होंगे ना। तो जहां पे भी आपके पास डिफरेंस है वो छोटा है और ओरिजिनल वैल्यू जो है वो बड़ी है, तो डिफरेंस को ट्रांसमिट करने के लिए कम बिट्स चाहिए। कम बिट्स का मतलब है कम बैंडविड्थ, और कम बैंडविड्थ का मतलब है कि फास्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपस में लिंक्ड हैं। Consider a simple scheme. Instead of transmitting the sample values, we transmit the difference between the successive sample values. तो मेन जो कोर है डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन की वो ये है कि हम ओरिजिनल बिट की जगह, ओरिजिनल सैंपल की जगह सैंपल्स का डिफरेंस ट्रांसमिट करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ m of k is the kth sample, कोई भी kth सैंपल है, so instead of transmitting m of k, we transmit the difference m minus m of k minus 1. kth सैंपल और उससे पिछला सैंपल k-1, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हम एक्चुअली ट्रांसमिट करते हैं। तो सबसे मेन जो डिफरेंस है पीसीएम में और डीपीसीएम में वो ये है कि हम अब m ऑफ k ट्रांसमिट नहीं कर रहे, बल्कि हम m और उसके पिछले सैंपल का डिफरेंस ट्रांसमिट कर रहे हैं। और हमेशा याद रखें कि डिफरेंस जो है वो कम होगा ओरिजिनल वैल्यू से एट द रिसीवर। अब रिसीवर साइड पे क्या होगा, नोइंग डी ऑफ k, क्योंकि हमने डी ऑफ k ट्रांसमिट किया है तो दूसरे एंड पे रिसीव भी डी ऑफ k होगा, एंड सेवरल प्रीवियस सैंपल वैल्यूज। इसी तरह रिसीवर साइड पे जो है वो पिछली वैल्यूज भी आपको पता होती हैं, तो पिछली वैल्यूज को भी इस्तेमाल करके और डी ऑफ के को इस्तेमाल करके हम नेक्स्ट सैंपल एम ऑफ के कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे आप इस इक्वेशन में देखें कि अगर आपको डी ऑफ के गिवन हो और एम ऑफ के माइनस 1 गिवन हो, तो डी ऑफ के और एम ऑफ के माइनस 1 को ऐड करके आप एम ऑफ के एस्टिमेट कर लेते हैं। तो ये सारी कम्युनिकेशन हो रही है डी ऑफ के ऊपर कि एक्चुअली ट्रांसमिट जो है वो डी ऑफ के हो रहा है और रिसीवर साइड पे आप एम ऑफ के जो है वो एस्टिमेट कर रहे हैं। Thus, from knowledge of the difference, we can reconstruct m iteratively at the receiver. Iteratively कहते हैं ऐसी कैलकुलेशन को जिसमें पिछली वैल्यूज यूज हो रही हो। Iterations होती हैं इसके अंदर इन्वॉल्व, क्योंकि आप पिछली वैल्यूज यूज कर रहे होते हैं। Now the difference between successive samples is generally much smaller than the sample values. ये आपको मैंने पहले बता दिया कि सैंपल वैल्यूज से उसका डिफरेंस जो है वो काफी छोटा होता है। Thus, peak amplitude MP of the transmitted values is reduced. तो एक्चुअली देखें पहले आपने कहाँ पीक ट्रांसमिट करना था, अब डिफरेंस का पीक जो है वो काफी कम होगा उसके मुकाबले में। अब क्योंकि क्वांटाइजेशन इंटरवल होता है डेल्टा वी विच इज एमपी ओवर एल, तो डेल्टा वी क्वांटाइजेशन इंटरवल इस पर डिपेंड कर रहे हैं मैसेज की पीक वैल्यू पे। लेट्स से कि एल और एन एक गिवन वैल्यू है, दिस रिड्यूसेस द क्वांटाइजेशन इंटरवल डेल्टा वी, thus रिड्यूसिंग द क्वांटाइजेशन नॉइज। जब एमपी कम हो जाएगा तो ये जो रेशियो है एमपी ओवर एल ये भी कम हो जाएगी, डेल्टा वी कम हो जाएगा। जब डेल्टा वी कम होगा तो क्वांटाइजेशन नॉइज भी कम होगा, क्योंकि क्वांटाइजेशन नॉइज इज इक्वल टू डेल्टा वी स्क्वायर ओवर 12। ये पीछे हम जो अब जहाँ पे हमने क्वांटाइजेशन पढ़ी थी वहां पे क्वांटाइजेशन नॉइज की जो वैल्यू है ये निकाली थी डेल्टा वी स्क्वायर ओवर 12। दिस मींस दैट फॉर अ गिवन एन, किसी भी फिक्स्ड नंबर ऑफ लेवल्स या फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स की अगर हम बात करें तो उस केस में पीसीएम के मुकाबले में डीपीसीएम इस्तेमाल करने का क्या फायदा होगा, वी कैन इंक्रीज द एसएनआर। ठीक है, क्योंकि एसएनआर क्या होती है, सिग्नल पावर ओवर नॉइज पावर। तो सिग्नल पावर पे इफेक्ट नहीं आया, लेकिन नॉइज पावर जो क्वांटाइजेशन नॉइज की पावर है वो कम हो रही है ना एमपी कम होने की वजह से, तो एसएनआर जो है ओवरऑल इंप्रूव हो रहा है। या इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें कि नहीं हमने लेवल्स और एन को चेंज करना है, एसएनआर फिक्स रहे, तो गिवन एसएनआर के लिए जो है वो वी कैन रिड्यूस एन और द ट्रांसमिशन बैंडविड्थ। तो दोनों फायदे हैं, आप एसएनआर भी इंप्रूव कर सकते हैं या एसएनआर को कांस्टेंट रख के उस corresponding जो बिट रेट है, जो ट्रांसमिशन बैंडविड्थ है, जो नंबर ऑफ बिट्स एन है उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मेन जो है वो थीम है डीपीसीएम का, कैसे यूज होता है और उसका एडवांटेज क्या है एज कम्पेयर टू पीसीएम। अच्छा, अब ये तो हमने बात की कि हम दो सैंपल्स का डिफरेंस ट्रांसमिट कर रहे हैं।
अब इससे भी बेहतर एक आइडिया है जो और मजीद नंबर ऑफ बिट्स को कम कर सकता है, वो क्या है? We can improve this scheme by estimating or predicting. Estimation का मतलब prediction होता है, ठीक है? The value of the kth sample m from a knowledge of several previous sample values. अब जो m of k है वो चूंकि जिस तरह हमने देखा है कि previous values को यूज करके हम estimate कर सकते हैं. Let's say कि उसके estimate को हम m at कह रहे हैं. At always stands for estimate. Then we transmit the difference, which is the prediction error. b इज इक्वल टू m माइनस m हैट. देखिए अभी जो पिछली हमने कहानी की है वो ये पढ़ी है कि डिफरेंस किसका है? दो सैंपल्स का है. अब हम बात करें कि डिफरेंस दो सैंपल्स का भी नहीं बल्कि सैंपल की ओरिजिनल वैल्यू और सैंपल के एस्टीमेट का है. तो ये मजीद एक छोटी वैल्यू आएगी. क्या करते हैं हम? ट्रांसमीटर साइड पे ही मैसेज को एस्टीमेट करते हैं. जस्ट ये ब्लॉक डायग्राम में आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए. ट्रांसमीटर इस पे हम आएंगे डिटेल से अभी देखेंगे, लेकिन आपको जस्ट जो कॉन्सेप्ट है वो दे रहा हूँ. ये मैसेज का सैंपल आ रहा है, यहाँ से उसका प्रेडिक्टर से उसका एस्टीमेट आ रहा है m हैट. इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हम ट्रांसमिट करते हैं. तो ये उसकी बात हो रही है डिफरेंस की. ये हम अभी दोबारा इसमें वापस. तो अब हम क्या कर रहे हैं? मैसेज और उसके प्रेडिक्टेड वैल्यू का डिफरेंस ट्रांसमिट कर रहे हैं. मकसद क्या है? मकसद ये है कि आपके पास जो d है उसकी वैल्यू कम से कम हो. d विच वाज द डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल्स, उसकी एक वैल्यू होगी. अब d विच इज द डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड इट्स एस्टिमेटेड वैल्यू, ये मजीद छोटी वैल्यू होगी जिसकी वजह से आपको कम बिट्स इस्तेमाल करनी पड़ेंगी. तो ट्रांसमिट भी हमने वो ये किया. तो इसी तरह रिसीवर साइड पे वी डिटरमिन द एस्टिमेट m हैट फ्रॉम द प्रीवियस सैंपल वैल्यूज एंड देन जनरेट m बाय एडिंग द रिसीव्ड d टू द एस्टिमेटेड. अब रिसीवर साइड पे क्या होगा? ट्रांसमिट हुआ d, रिसीवर साइड पे मिल गया. अब हमने m ऑफ k निकालना है तो d ऑफ k और m हैट को ऐड करेंगे. तो इसी तरह जिस एल्गोरिथम से, जिस टेक्निक से हमने ट्रांसमिशन साइड पे m हैट को एस्टिमेट किया है, इसी तरह हम रिसीवर साइड पे भी m हैट को एस्टिमेट करते हैं, जिससे हमें m हैट मिल जाता है. d को ऐड करते हैं उसमें तो आपको ओरिजिनल सैंपल m मिल जाता है. बस वी रिकंस्ट्रक्ट द सैंपल्स एट द रिसीवर आइटरेटिवली, प्रीवियस वैल्यूज को इस्तेमाल करके. इफ आवर प्रेडिक्शन इज वर्थ इट्स सॉल्ट, यानी अगर हमारी प्रेडिक्शन बहुत अच्छी है, जो हम ये m हैट की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो जाहिर है कि इन दोनों का डिफरेंस कम होगा. The predicted estimated value m hat will be close to message value and the difference prediction error will be even smaller than the difference between the successive samples. तो ये देखें, ये असल कहानी है कि आपके पास जो डिफरेंस है दो वैल्यू सैंपल्स का वो ज्यादा हो सकता है as compared to the difference between the message and its estimated value. This scheme is known as differential PCM. तो differential pulse code modulation में बेसिकली हम क्या ट्रांसमिट कर रहे होंगे? मैसेज का सैंपल और उसके एस्टिमेट का डिफरेंस, और रिसीवर साइड पे उसको हम एस्टिमेट करेंगे वापस. DPCM is basically superior to the naive prediction described in the preceding paragraph, which is a special case of DPCM where the estimate of a sample is taken as the previous sample value, that is m hat is equal to m of k minus 1. तो इसी तरह हम क्या करते हैं कि जो एस्टिमेट है वो क्या ले सकते हैं? वो बजाय इसके कि ओरिजिनल एस्टिमेट निकाले, वो हम उसका प्रीवियस सैंपल भी ले सकते हैं. तो बेसिकली प्रेडिक्शन में हम क्या कर रहे हैं कि हम हैड को प्रेडिक्ट कर रहे हैं बजाय इसके कि हम उसका प्रीवियस सैंपल यूज करें. ये भी हमने ना ही पढ़ा है ना ही हम पढ़ेंगे कि एस्टिमेट करते कैसे हैं. ठीक है, ये एक अलग टॉपिक है बहुत बड़ा कि प्रेडिक्शन कैसे करनी है, एस्टिमेशन कैसे करनी है. जस्ट एक आइडिया हमें यहाँ पे मिलेगा जो आगे हम ये देखेंगे कि एस्टिमेट के लिए हम प्रीवियस वैल्यूज को इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, इस पर भी हम आते हैं. मैसेज की वैल्यू है m और उसी मैसेज की एस्टिमेटेड वैल्यू है m हैट. और m हैट कहां से आएगा? m हैट एस्टिमेटर से आएगा. एस्टिमेटर कैसे काम करेगा अभी हम ये यहाँ पे देखते हैं. थोड़ा सा ये टॉपिक आगे चल लेते हैं, फिर एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक ये क्वेश्चन अगर आपको फिर भी ना समझ आए तो दोबारा पूछ लीजिएगा. तो बेसिकली ये जो एस्टिमेशन है ये सीरीज में बेसिकली क्या हो रहा होता है? जो टेलर सीरीज है, मैक्लॉरन सीरीज है या वीनर सीरीज है, या आपने टेलर मैक्लॉरन सीरीज पढ़ी होगी, उसमें हम ये कर रहे होते हैं कि पिछली वैल्यूज को यूज करके अगली वैल्यू को एस्टिमेट कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम टेलर सीरीज को देखें तो टेलर सीरीज में क्या होता है? मैसेज वैल्यू m की वैल्यू एट t प्लस टी एस. m ऑफ t आपको गिवन है तो m ऑफ t प्लस टी एस आप फाइंड कर रहे हैं. कैसे फाइंड कर रहे हैं? मैसेज की प्रीवियस वैल्यू को इस्तेमाल कर रहे हैं. m ऑफ t प्लस टी एस m डॉट प्लस टी एस स्क्वायर रूट फैक्टोरियल. तो इस तरह आप प्रीवियस वैल्यूज को यूज करके न्यू वैल्यू नेक्स्ट है वो एस्टिमेट कर रहे हैं.
अब यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि आपके पास जो टीएस है, जो डिफरेंस है वो बहुत स्मॉल अगर हो जाए तो टीएस स्क्वायर और टीएस क्यूब जो है वो नेगलेक्ट कर सकते हैं आप, और आपके पास ये एम की प्रेडिक्टेड वैल्यू बन जाएगी, प्रेडिक्शन की इक्वेशन होगी। इसको अगर आप टाइम से सैंपल्स में ले आए तो इट विल बी m of k plus 1 is equal to m of k plus ts into ये m डेरिवेटिव है। m डेरिवेटिव क्या होता है? दो सैंपल्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाय इट्स x एक्सिस विद यहाँ से ts कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 2mk माइनस mk माइनस 1। बेसिकली एस्टिमेशन या प्रेडिक्शन फॉर्मूला क्या होता है कि आप kth वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं बाय यूजिंग द प्रीवियस सैंपल्स। अब ये देखें, ये k माइनस 1, k माइनस 2, k माइनस n प्रीवियस सैंपल्स को एस्टिमेट कर यूज करके हम नेक्स्ट वैल्यू इसकी निकालें। इसी को हम एस्टिमेशन कहते हैं, प्रेडिक्शन कहते हैं m हैट, जिसमें आप प्रीवियस वैल्यूज को एस्टिमेट कर रहे होते हैं। ये बेसिकली जो अगर आपने डीएसपी में पता नहीं अभी पढ़ा या नहीं पढ़ा, ट्रांसवर्सल फिल्टर है जो कि टैप डिले लाइन होती है, ये बेसिकली एक लीनियर प्रेडिक्टर होता है। लीनियर प्रेडिक्टर क्या होता है? आपके पास के आउटपुट m हैट आप निकाल रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं? बाय यूजिंग द प्रीवियस वैल्यूज। इनपुट आपके पास mk है, mk माइनस 1 मिलेगा, यहाँ पे mk माइनस 2 मिलेगा, और यहाँ पे mk माइनस n मिलेगा। ये उसके कोएफिशिएंट्स है a1 a2 से an। तो इन सबको जब हम ऐड करते हैं तो आपको एस्टिमेटेड वैल्यू मिल जाती है। बेसिकली एस्टिमेशन या प्रेडिक्शन क्या होता है कि आप पुरानी वैल्यूज को इस्तेमाल करके नेक्स्ट वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बेसिकली जब हम ट्रांसमिट करेंगे किसी भी ईपीसीएम में, उसमें हम मैसेज की ओरिजिनल वैल्यू, क्योंकि देखिए ना, जो मैसेज आपने ट्रांसमिट करना है वो ट्रांसमीटर को पता है ना। आप एक मेरी वॉइस है फॉर एग्जांपल री रिकॉर्ड करके ट्रांसमिट हो रही है, या कोई सिग्नल है, साइनोसाइड है, तो आपको मैसेज की वैल्यू पता है। आप उस मैसेज की प्रीवियस वैल्यूज को इस्तेमाल करके प्रेडिक्ट करते हैं और उन दोनों का डिफरेंस ट्रांसमिट कर देते हैं। फायदा क्या होता है? सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि डिफरेंस की वैल्यू जो है वो बहुत कम होती है। दूसरा फायदा क्या होता है? दूसरा फायदा ये होता है कि आपके पास जो है वो बिट रेट बढ़ेगा और कम बिट्स इस्तेमाल होंगी। एनालिसिस ऑफ डीपीसीएम, एनालिसिस ऑफ डीपीसीएम, हम वही बात करेंगे कि एरर कैसे इसको अफेक्ट करता है। एज मेंशन्ड अर्लियर, इन डीपीसीएम वी ट्रांसमिट नॉट द प्रेजेंट सैंपल बट डीएफके। ठीक है, पीसीएम में हम क्या कर रहे थे? पीसीएम में हम एम ऑफ के ट्रांसमिट कर रहे थे, जबकि डीपीसीएम में हम डी ऑफ के ट्रांसमिट कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मैसेज एंड द प्रेडिक्टेड वैल्यू। अब रिसीवर साइड पे क्या करेंगे? रिसीवर साइड पे अगेन वी जनरेट द प्रेडिक्टेड वैल्यू फ्रॉम द पास्ट सैंपल वैल्यूज टू व्हिच द रिसीव डी ऑफ के इज एडेड टू जनरेट एम ऑफ के। अब इक्वेशन वही है कि आपके पास जो इक्वेशन है डिफरेंस की, वो क्या है? डिफरेंस इज इक्वल टू m माइनस m हैट। तो m हैट आपने ट्रांसमिट, ये d आपने ट्रांसमिट करना है। जब रिसीवर साइड पे d मिलेगा तो m हैट को उसमें ऐड करेंगे, क्योंकि m हैट कहाँ जनरेट होगा? वो रिसीवर साइड पे जनरेट होगा। ठीक है, उसको अभी हम देखेंगे। m हैट रिसीवर साइड पे अगेन जनरेट होगा, उसमें d जो ट्रांसमिट किया था वो ऐड होगा और हमें m मिल जाएगा, क्योंकि हम एक्चुअली ट्रांसमिट क्या करना चाह रहे थे? एक्चुअली हम क्या ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं? m ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं। तो इसलिए रिसीवर साइड पे भी हमें एट द एंड मिलेगा दोबारा m ही मिलेगा। ठीक है, at the receiver instead of the past samples as well as DK we have their quantized versions। अच्छा, अब जो है जहाँ पे भी डिजिटल कम्युनिकेशन की बात करें तो हमारे पास एक्चुअली सैंपल्स के क्वांटाइज्ड वर्जन होंगे। ठीक है, देखिए mk-1 mk-2 के क्वांटाइज्ड वर्जन है, mq of k-1 where q stands for the quantized version। ठीक है, mq-k-2 hence we cannot determine m hat। इसका मतलब है कि देखें, क्वांटाइज्ड वैल्यूज को इस्तेमाल करके आप m हैट से नहीं निकालेंगे ना, बल्कि आप क्या निकालेंगे? mq हैट निकालेंगे। क्वांटाइज्ड वैल्यूज हैं, which is the estimate of the quantized samples of mq in terms of the quantized samples, this will increase the error in reconstruction। तो अब देखिए, यहाँ पे एक जो बात ये बताई जा रही है वो ये है कि हम मैसेज की वैल्यूज के बजाय उसकी क्वांटाइज्ड वैल्यूज इस्तेमाल करें। तो आपको ये पता है कि जब भी हम किसी वैल्यू को क्वांटाइज करते हैं तो उसमें क्या एरर होता है? उसको क्या कहते हैं? हाँ जी, क्या कहते हैं जी? क्वांटाइजेशन के बाद जो एरर आता है, क्वांटाइजेशन एरर कहते हैं उसको। क्वांटाइजेशन नॉइज पढ़ा था ना हमने। ठीक है, तो दिस विल इंक्रीज इन जी क्वांटाइजेशन एरर। तो इन सच अ केस a better strategy is to determine mq hat, the estimate of mq instead of mk।
तो बेसिकली हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये कि ट्रांसमीटर साइड पे भी हम एम हैट की बजाय उसके क्वांटाइज्ड सैंपल का जो है एस्टिमेट लेंगे। टर्मिनोलॉजी और ये सिंबल आपको समझ आने चाहिए। देखिए लिखा हुआ एम क्यू हैट, एम मैसेज सिग्नल, क्यू क्वांटाइज्ड, हैट एस्टिमेटेड एट kth sample, the estimate of mq instead of mk. At the transmitter also from the quantized samples, the difference d which is m minus mq hat is now transmitted via PCM. तो बेसिकली अब हम ट्रांसमिट भी क्या कर रहे हैं, मैसेज माइनस मैसेज हैट नहीं बल्कि मैसेज माइनस इट्स quantized estimated value. At the receiver we again generate mq hat and from the received dfk we construct mq. ये सारी की सारी बात जो है इस डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपको। ये देखें, ये डीपीसीएम सिस्टम है, इसमें ये ट्रांसमीटर है, ये जो ऊपर वाला सारा सर्किट है, और ये रिसीवर है इसके नीचे, ठीक है। यानी ये फिगर ए जो है ये बेसिकली ये ट्रांसमीटर की है। अब ट्रांसमीटर में क्या हो रहा है, मैसेज की वैल्यू यहाँ पे आ रही है और एट द एंड हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, डी क्यू। डी क्यू को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, रिसीवर साइड पे डी क्यू रिसीव हो रहा है और उसमें एम क्यू हैट ऐड हो रहा है ताकि आपको वापस मैसेज की वैल्यू मिल जाए एम। देखिए यहाँ पे एम था और यहाँ पे एम क्यू है, मतलब ये है कि एम का क्वांटाइज्ड वर्जन आपको यहाँ पे मिल रहा है। सबसे पहले ट्रांसमीटर कैसे काम कर रहा है, ट्रांसमीटर ने डी निकालना है विच इज द डिफरेंस बिटवीन एम एंड एम हैट। एम हैट कैसे निकल रहा है, ये प्रेडिक्टर से निकल रहा है। प्रेडिक्टर क्या चीज है, प्रेडिक्टर ये जो हमने अभी लीनियर प्रेडिक्टर देखा था, ये लीनियर प्रेडिक्टर है। लीनियर प्रेडिक्टर क्या चीज है, इसमें आप प्रीवियस वैल्यूज को इस्तेमाल करके नेक्स्ट वैल्यू एस्टिमेट कर रहे हैं। ये देखें, ये प्रीवियस वैल्यूज आ रही है यहाँ पे, ठीक है, एम क्यू की, और ये एड अप होके आपको प्रेडिक्ट कर रही है नेक्स्ट वैल्यू। फिर प्रीवियस वैल्यू आएगी, फिर नेक्स्ट वैल्यू एस्टिमेट होगी, नेक्स्ट वैल्यू यहाँ चली जाएगी, वो एम के साथ सब्ट्रैक्ट होगी और आपको डी मिल जाएगा। अब जिस हमने कहा था कि क्वांटाइज वैल्यू डी की ट्रांसमिट करनी है, तो यहाँ पे हम इसको क्वांटाइजर से पास कर रहे हैं और डी क्यू को हम आगे चैनल में ट्रांसमिट कर रहे हैं। रिसीवर एंड पे डी क्यू रिसीव हो रहा है, ये ऐड हो रहा है। अब ये याद रखें कि ये जो प्रेडिक्टर है ट्रांसमीटर का और रिसीवर का, ये दोनों सेम प्रेडिक्टर हैं। जो टेक्निक ऊपर यूज की है वही टेक्निक नीचे यूज करेंगे तो क्या होगा कि जो एम क्यू हैट यहाँ पे मिल रहा था वही एम क्यू हैट यहाँ पे भी मिलेगा। तो एट द एंड हमें एम वापस कैसे मिलेगा, जब हम इस डिफरेंस को और एम क्यू हैट को सिंपली ऐड कर देंगे। ये देखें, ये सब्ट्रैक्शन थी, यहाँ पे ना माइनस लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे कोई माइनस नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये एडिशन है। तो ऐड होने के बाद डी क्यू और एम क्यू हैट ऐड होने के बाद हमें आउटपुट एम क्यू मिल जाएगा, विच इज द क्वांटाइज्ड वर्जन ऑफ योर ओरिजिनल मैसेज सिग्नल। तो हमेशा याद रखें कि जब भी इस तरह के सिस्टम्स होते हैं, आइटरेटिव सिस्टम्स, इनको कहते हैं आइटरेटिव सिस्टम्स। आइटरेशन होती हैं इसमें, पिछली वैल्यूज कैलकुलेट हो रही होती है, नेक्स्ट वैल्यू आ रही होती है। तो हमेशा स्टार्ट के लिए आपको एक इनिशियल वैल्यू एज्यूम करनी पड़ती है। सबसे पहले स्टार्ट में नॉर्मली इनिशियल वैल्यू जीरो जो एज्यूम कर ली जाती है, कोई ना कोई एक करीब वैल्यू एज्यूम कर ली जाती है और वहां से स्टार्ट किया जाता है। और जब भी जाहिर है कि आप एक स्पेसिफिक वैल्यू को एज्यूम करके स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट में एरर ज्यादा होगा और आहिस्ता आहिस्ता जब आपको ओरिजिनल वैल्यू करीब मिलती जाएगी तो आपका एरर कम होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है यहाँ पे कि डिफरेंस इज इक्वल टू m माइनस एम क्यू हैट। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, डिफरेंस इज इक्वल टू ये डिफरेंस इज इक्वल टू m माइनस एम क्यू हैट, और इसको क्वांटाइज हम करते हैं डी क्यू इज इक्वल टू डी प्लस क्यू, वेयर क्यू इज द क्वांटाइजेशन एरर, ठीक है। यानी आप जब डी से डी क्यू बनाएंगे तो इसमें क्वांटाइजेशन एरर आएगा। The predictor output MQ hat is fed back to its input so that the predictor input MQ is, हाँ जी, MQ is MQ hat plus DQ। यहाँ से आप देख सकते हैं MQK is equal to MQ hat plus DQ, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें कि MQ hat is equal to, यहाँ से इसी वजह से देखें, यहाँ इस इक्वेशन में अगर आप MQ hat पुट कर दें तो एम क्यू हैट इज इक्वल टू एम के माइनस डी के, ठीक है। ये एम के माइनस डी के पुट कर दिया हमने एम क्यू हैट की जगह, प्लस डी क्यू, और अगेन इट इज इक्वल टू एम के प्लस क्यू के। क्यों, बिकॉज यहाँ से देखें क्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दें आप, क्यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस डी के, तो डी क्यू माइनस डी के इज क्यू के। तो बेसिकली एम क्यू इज इक्वल टू एम प्लस क्यू। एम क्यू क्वांटाइज सैंपल ऑफ एम इज इक्वल टू एम वैल्यू ऑफ सैंपल प्लस क्यू विच इज द क्वांटाइजेशन
error. This shows that MQ is quantized version of MK. The predictor input MQ as assumed the quantized signal DQ is now transmitted over the channel. तो ये ट्रांसमिशन जो हो रही है बेसिकली क्वांटाइज्ड वैल्यू की हो रही है. रिसीवर शोन इज आइडेंटिकल, यानी ये जो ट्रांसमीटर का ये पोर्शन है बिल्कुल यही जो है वो दोबारा ये कहाँ पे यूज हो रहा है, रिसीवर में. यही सर्किट है सारे का सारा. द इनपुट्स इन बोथ केसेस आर आल्सो द सेम. ठीक है, यहाँ पे जो इनपुट आ रही है वो भी DQ है और यहाँ पे जो इनपुट आ रही है वो भी DQ है. Therefore the predicted output must be MQ hat, यानी यहाँ पे अगर MQ hat मिलेगा तो वही MQ hat आपको यहाँ पे भी मिलेगा. The same as the predictor output at the transmitter. Hence the receiver output is MQ plus MQ. Okay, MQ which is what? Message signal plus quantization error. यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ quantization error previous में आएगा यहाँ पे. ठीक है. This shows that we are able to receive the desired message signal plus quantization noise. This is the quantization noise associated with the different signal DFK. तो बेसिकली ये जो ट्रांसमिशन हो रही है यहाँ पे क्वांटाइजेशन यहाँ पे भी हो रही है, तो ये क्वांटाइजेशन नॉइज यहाँ तक आपको नजर आएगी इसके अंदर. ठीक है, क्योंकि जनरली मच स्मॉलर देन M ऑफ K. तो बेसिकली ये जो D है ये क्योंकि बहुत कम वैल्यू है उसकी क्वांटाइजेशन हम कर रहे हैं. जितनी कम वैल्यू होगी उसका क्वांटाइजेशन एरर भी कम होगा, तो इसलिए यहाँ पे क्वांटाइजेशन एरर भी कम ही होगा. The received samples MQ are decoded and passed to a low pass filter for D2A conversion. तो बेसिकली अब ये जो MQ आ रहा है ये क्योंकि क्वांटाइज वैल्यू है इसको हम दोबारा एनालॉग वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद दोबारा आगे क्या लगा होगा, एक लो पास फिल्टर लगा होगा. इस तरह आपको जो है वो वापस अपना सिग्नल मिल जाएगा. MQ को जो है वो आप जो भी कोड है उसको डीकोड करेंगे और लो पास फिल्टर से आपको वापस अपनी एनालॉग वैल्यू मिल जाएगी. अब जो हमने मेन चीज यहाँ पे अचीव की है विच इज दी SNR इम्प्रूवमेंट. SNR इम्प्रूवमेंट कितनी हुई है वो हम देखते हैं. डिटरमिन द इम्प्रूवमेंट इन DPCM ओवर PCM. क्योंकि PCM के मुकाबले में DPCM में क्या इम्प्रूवमेंट आ रही है. लेट्स से कि M पीक वैल्यू है जो कि आपके मैसेज की वैल्यू है एंड DP जो पीक वैल्यू है वो आपके डिफरेंस की वैल्यू है. इफ यू यूज द सेम वैल्यू ऑफ L इन बोथ केसेस, लेट्स से PCM और DPCM दोनों कम्युनिकेशन में हम सेम नंबर ऑफ लेवल्स यूज कर रहे हैं. So the quantization step delta V in DPCM is reduced. DPCM में quantization step delta V क्यों कम होगा? क्योंकि D की वैल्यू कम है ना मैसेज के मुकाबले में. D बड़ा है कि M बड़ा है? M बड़ा है ना, तो इसलिए DPCM में जो D यूज होगा उसमें डेल्टा V भी छोटा यूज होगा. So डेल्टा V कितना टाइम रिड्यूस होगा? By a factor of DP over MP, which is the ratio between difference value and peak value of the message value. Because quantization noise is delta V square over 12. तो देखें डेल्टा V में अगर ये कम होगा तो डेल्टा V स्क्वायर ओवर 12 जो क्वांटाइजेशन नॉइज है वो भी कम होगा. सो DPCM में क्वांटाइजेशन नॉइज कितने टाइम रिड्यूस होगी? MP over DP होल स्क्वायर एंड द SNR इज इंक्रीज्ड बाय द सेम फैक्टर. मोरओवर द सिग्नल पावर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स पीक वैल्यू assuming other statistical properties invariant. Therefore GP SNR improvement कितनी होती है? Due to prediction is at least GP is equal to power of message over power of D. तो ये बेसिकली इंप्रूवमेंट है SNR की जो हमें अचीव होगी. अगर इसको SNR की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है तो 10 log ले लें, 10 log 10. तो अगर हम इक्वेशन 6.41 देखें जिसमें जो हम PCM के लिए SNR निकाला था तो उसमें जो अल्फा था, अगर आप 6.41 इक्वेशन जरा देखें तो हमने जिसमें SNR की वैल्यू निकाली थी जी, ठीक है, हमने SNR की वैल्यू निकाली थी अल्फा प्लस 600 dB. तो यहाँ पे हमें मजीद इंक्रीज मिल रहा है SNR में कितना? 10 log 10 ऑफ PM ओवर PD टाइम्स मजीद ऐड होगा उसके अंदर SNR. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल है 8.24 चैप्टर 8 में जिसमें आपको दिखाया गया है कि आपको जो है वो DPCM के केस में SNR 5.6 dB इंक्रीज हो रहा है. इन प्रैक्टिस SNR इंक्रीज में भी एज हाई एज 25 dB तक आप यूज कर सकते हैं. अगर DPCM तो 25 dB तक जो है वो SNR इंप्रूव हो सकता है. या अगर आप कहते हैं नहीं SNR कांस्टेंट रखना है तो आप क्या कर सकते हैं, डेटा रेट जो है वो फास्ट कर सकते हैं. अल्टरनेटिवली फॉर द सेम SNR the bit rate of DPCM would be lower than the PCM by 3 to bits per sample. Thus telephone systems in DPCM can operate at 32 or even 24 kilobits per second. तो क्या आप कम नंबर ऑफ बिट्स इस्तेमाल करके
ज्यादा डाटा पहुंचा सकते हैं बाय यूजिंग डीपीसीएम इंस्टेड ऑफ पीसीएम। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं डीपीसीएम के जो हमने यहाँ पे देखी है। तो मेन इसकी जो क्रक्स है वो ये कि हम डीपीसीएम के अंदर मैसेज और उसके प्रेडिक्टेड वैल्यू का डिफरेंस ट्रांसमिट कर रहे हैं, जो कि बहुत स्मॉल वैल्यू है, और एट द एंड हम वापस मैसेज की क्वांटाइज वैल्यू को एस्टिमेट कर लेते हैं उसे। ऐसे हमारे इंप्रूवमेंट हमें मिलती है विच इज पीएम ओवर पीटी टाइम्स। अच्छा जी, नेक्स्ट है एडाप्टिव डीपीसीएम। एडाप्टिव डीपीसीएम, एडाप्टिव डीपीसीएम और डीपीसीएम में बेसिकली क्या फर्क है? फर्क ये है कि आप यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो डीपीसीएम में क्वांटाइजर लगा हुआ है, क्वांटाइजर फिक्स्ड है, फिक्स नंबर ऑफ लेवल्स, तो ये क्वांटाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब देखिए, अगर हमारा, आपको पता है कि जिस तरह हमने पहले भी देखा था कि अगर वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा बड़ी है, तो हमें बड़े लेवल्स ठीक रहेंगे, अगर वैल्यू कम है तो छोटे लेवल्स चाहिए होंगे। ये बात हमने की थी ना क्वांटाइजेशन नॉइज में। तो अगर हम डीपीसीएम में ये वेरिएबल या एडाप्टिव क्वांटाइजर इस्तेमाल कर लें तो उसको हम एडाप्टिव डीपीसीएम कहते हैं। तो इसमें एडाप्टिव डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन में फर्क क्या है? फर्क यही है कि यहाँ पे जो क्वांटाइजर है वो एडाप्टिव है। एडाप्टिव ऐसी सिस्टम को कहते हैं जो अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ, रिक्वायरमेंट के साथ ट्यून कर लेता है, चेंज कर लेता है। ठीक है, एडाप्टिव है ये। ADPCM encoder uses an adaptive quantizer controlled only by the encoder output bits। तो अगेन बाकी सारा सिस्टम वही है कि मैसेज आ रहा है, उसके अंदर प्रेडिक्टर के बाद जो आपको प्रेडिक्टेड वैल्यू मिल रही है वो सब्ट्रैक्ट हो रही है, और क्वांटाइज्ड वैल्यू आप ट्रांसमिट कर रहे हैं। ठीक है, adaptive DPCM can further improve the efficiency of DPCM encoding by incorporating an adaptive quantizer। For practical reasons, the number of levels is fixed। ठीक है, when a fixed quantization step is applied, either the quantization error is too large, डेल्टा वी बड़ा होगा तो क्वांटाइजेशन एरर बड़ा होगा, या अगर आपने डेल्टा वी बहुत छोटा रख लिया है, the quantizer cannot cover the necessary signal। देखिए, अगर ये सिग्नल है और आपने डेल्टा वी बहुत छोटा कर दिया है तो आपका जो है वो सिग्नल ही कवर नहीं होगा, या आप इसको बहुत बड़ा करते हैं तो क्वांटाइजेशन नॉइज इंक्रीज होगा। Therefore, it would be better for the quantization step delta v to be adaptive, so that delta v is large or small depending upon whether the prediction error or quantizing is large or small। तो डिपेंडिंग अपॉन के आपके पास किस किस्म का सिग्नल आ रहा है, आप इसको एडाप्टिव बना सकते हैं। It is important to note that the quantized prediction error can be a good indicator of the prediction error size। जो प्रिडिक्शन के बाद, डिफरेंस लेने के बाद जो क्वांटाइज्ड वैल्यू है, उससे हम अंदाजा करते हैं कि आपने डेल्टा वी को बड़ा रखना है या छोटा रखना है। फॉर एग्जांपल, when the quantized prediction error samples very close to the largest positive value, it indicates that the prediction error is large and delta v needs to be grow। अगर डेल्टा वी आपने बड़ा रखना है तो उसके लिए प्रिडिक्शन एरर भी लार्ज होगा। कन्वर्सली, if the quantized samples oscillate, then the prediction error is small। और स्मॉल प्रिडिक्शन एरर का मतलब है कि डेल्टा वी भी कम हो, और डेल्टा वी कम होगा तो आपका क्वांटाइजर का ऑटोमेटिकली स्टेप साइज रिड्यूस हो जाएगा। डेल्टा वी बेसिकली स्टेप साइज को कहते हैं ना, ये डेल्टा वी होता है ना, ये दो लेवल्स के दरमियान डिस्टेंस। It is important to note that both the modulator and the receiver has access to the same quantized samples, hence adaptive quantizer at the receiver and transmitter must be same। यानी आपका जो ट्रांसमीटर साइड पे जो एडाप्टिव क्वांटाइजर होगा, उसी एडाप्टिव टेक्निक से रिसीवर साइड पे भी वो एडाप्टेशन करेगा। ठीक है, कंपेयर्ड विद डीपीसीएम, अगर हम डीपीसीएम और एडीपीसीएम का कंपैरिजन करें, यानी एक है डीपीसीएम और एक है एडाप्टिव डीपीसीएम, it can further compress the number of bits needed for a signal waveform। देखिए ना, जब डेल्टा वी कम होगा तो कम बिट्स रिक्वायर्ड होंगी, मजीद आपकी जो है वो बिट्स बच जाएंगी। फॉर एग्जांपल, it is very common for an 8-bit PCM sequence to be encoded to a 4-bit ADPCM। यानी PCM में अगर आपको 8 बिट चाहिए, वही काम आप ADPCM 4 बिट के साथ कर सकते हैं। This easily represents a 2:1 bandwidth of storage reduction। यानी आप अगर हाफ बिट्स कम कर रहे हैं तो उसका मतलब है 2:1 की आपकी बैंडविड्थ इंप्रूवमेंट हो रही है। तो ये ADPCM जो है वो सुपीरियर है एज कम्पेयर टू DPCM, कि इसमें आपको मजीद कम नंबर ऑफ बिट्स रिकॉर्ड होती है, क्योंकि आपका क्वांटाइजर जो है वो एडाप्टिव होता है। रीस्टार्ट करते हैं वहीं से जहां से हमने छोड़ा था। डेल्टा मॉड्यूलेशन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, डीएम डेल्टा मॉड्यूलेशन। डेल्टा मॉड्यूलेशन भी डीपीसीएम की ही इम्प्रूवमेंट है। अब तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पीसीएम में हम सैंपल की वैल्यू को क्वांटाइज करके ट्रांसमिट करते हैं,
डीपीसीएम में हम सैंपल की वैल्यू नहीं बल्कि एक डिफरेंस ट्रांसमिट करते हैं, विच इज द डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड इट्स एस्टिमेट, और उसकी क्वांटाइज वैल्यू जो है वो हम ट्रांसमिट करते हैं। और डीपीसीएम और एडीपीसीएम में क्या फर्क है कि आपके पास डीपीसीएम में क्वांटाइजर फिक्स्ड होता है, जबकि एडीपीसीएम में आपका क्वांटाइजर जो है वो एडाप्टिव होता है क्वालिटी की वजह से। बेसिकली हम जो है वो कर रहे हैं, जो ये सारी चेंजेस हम कर रहे हैं कि कम से कम बिट्स इस्तेमाल होके आप अपनी कम्युनिकेशन करवा सके, और कम से कम बिट्स इस्तेमाल होने का मतलब ये है कि बैंडविड्थ कम इस्तेमाल हो और डाटा रेट फास्ट हो। देखिए, आपने एक मैसेज ट्रांसमिट करना है रिसीवर एंड पे। अब वही मैसेज ट्रांसमिट करने के लिए आपको अगर 2 मिनट चाहिए और एडीपीसीएम या डीपीसीएम को यूज करके आपको 1 मिनट चाहिए, तो ये डाटा रेट फास्ट हो जाता है ना। अब आप 2 मिनट में और ज्यादा डाटा भेज सकते हैं। तो इसीलिए इन सब का जो मेन मकसद है वो ये है कि आपके पास जो है वो डाटा रेट फास्ट हो, कम बिट्स इस्तेमाल हो और बैंडविड्थ जो है वो कम रिक्वायर्ड हो। ठीक है, अच्छा जी। अब जो डेल्टा मॉड्यूलेशन है, इसमें भी हम इसी चीज को मजीद इनहांस कर रहे हैं कि डाटा रेट को मजीद कैसे फास्ट कर सकते हैं। डाटा रेट को फास्ट करने का मतलब ये कि आप जो चीज ट्रांसमिट कर रहे हैं डी, उसकी वैल्यू कम से कम हो। डी की वैल्यू जितनी छोटी होगी, जो चीज आपने ट्रांसमिट करनी है ना, यहाँ से हमेशा याद रखेंगे, जो चीज आपने यहाँ से ट्रांसमिट करनी है और रिसीवर को पहुंचानी है, ये चीज जितनी छोटी होगी, जितनी कम बिट्स इस्तेमाल होगी, उतना डाटा रेट फास्ट होगा, कम बिट्स इस्तेमाल होगी और बैंडविड्थ आपकी एफिशिएंट होगी। तो डेल्टा मॉड्यूलेशन में अब हम क्या कर रहे हैं, सैंपल कोरिलेशन यूज्ड इन डीपीसीएम इज फर्दर एक्सप्लोर्ड इन डेल्टा मॉड्यूलेशन बाय ओवरसैम्पलिंग टिपिकली 4 टाइम्स द इक्वेस्ट्रेट द बेसबैंड सिग्नल। देखिए, एक आपके पास सिग्नल है, आपने उसको सैंपल किया हुआ, ठीक है, नाइक्वेस्ट्रेट पे। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, वो आप यहाँ से इसकी ये जो वैल्यू है इसका एस्टिमेट कर लेंगे ना, इन सैंपल्स को देख के इसका जो सैंपल है वो अब किस तरफ जा रहा है। ठीक है, अच्छा, अब मुझे एक और सिग्नल है जिसमें हमने नाइक्वेस्ट रेट से भी ज्यादा रेट पे सैंपल किया हुआ है, बहुत ज्यादा सैंपल है इसमें। नाइक्वेस्ट रेट होता है ट्वाइस, हमारे पास ट्वाइस से भी 8 टाइम ज्यादा है, 2 टाइम ज्यादा है, कि अब इसमें ज्यादा पास्ट वैल्यूज यूज हो रही हैं। आप हमेशा याद रखें कि जो भी वैल्यू आपने एस्टिमेट करनी है, उसमें जितनी ज्यादा पास्ट वैल्यूज यूज होंगी, उतनी ज्यादा एस्टिमेशन अच्छी होगी, और एस्टिमेशन का प्रेडिक्शन का एरर कम से कम होगा। ठीक है, सो जब हम 4 टाइम नाइक्वेस्ट रेट पे सैंपल करते हैं, दिस इंक्रीजेस द कोरिलेशन बिटवीन एडजेसेंट सैंपल्स। यानी अब सैंपल्स के दरमियान जो कोरिलेशन है, कोरिलेशन किसको कहते हैं जी, कोरिलेशन कहते हैं सैंपल्स के दरमियान रिलेशन को। अब ये ज्यादा अच्छा रिलेशन है इनके दरमियान, ज्यादा क्लोज है ये, which results in small prediction error that can be encoded using only 1 bit। अब जो prediction error आएगा, यानी ओरिजिनल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू का जो एरर है वो मजीद कम हो जाएगा, और इतना कम हो जाएगा कि आप सिर्फ एक बिट को इस्तेमाल करके उस डी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब तक हमने वो डी, ये वाला डी जो रिप्रेजेंट किया था, हम एक से ज्यादा बिट्स 2, 3, 4, 5 एनी नंबर ऑफ बिट्स की बात कर रहे थे। अब हम डेल्टा मॉड्यूलेशन में कह रहे हैं कि हम इतना इसको इम्प्रूव कर लें कि जस्ट आप एक बिट से रिप्रेजेंट करें। एक बिट से कितने लेवल्स बनेंगे, 2⁻1 होता है ना, 2 लेवल, 2⁻n इज इक्वल टू l होता है ना, n 1 है और l नंबर ऑफ लेवल्स है विच इज 2। ठीक है, यानी एक बिट या 2 लेवल से 10। डेल्टा मॉड्यूलेशन इज बेसिकली अ 1 बिट डीपीसीएम, ऐसी डीपीसीएम जिसमें आपके पास बिट्स एक ही है जो आप ट्रांसमिट कर रहे हैं। दैट इज डीपीसीएम दैट यूजेस ओनली 2 लेवल्स for quantization of message and the difference with estimate m minus mq hat। यानी आप m minus mq hat को जस्ट एक बिट से या 2 लेवल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। In comparison to PCM and DPCM, it is a very simple and inexpensive method of A to D conversion। A 1 bit code word in delta modulation makes word framing unnecessary at the transmitter and the receiver। यानी अब है ही एक बिट, तो आपको कोई फ्रेमिंग स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बिट ही ट्रांसमिट हो रही है। This strategy allows us to use fewer bits per sample for encoding a baseband signal। तो अब आपने जो सिग्नल ट्रांसमिट करना है उस पे बहुत ही कम बिट्स इस्तेमाल होंगी ट्रांसमिशन के लिए। In delta modulation we use a first order predictor which as already seen is just a time delay of TS the sampling interval। हमने अभी तक जो लीनियर प्रेडिक्टर देखा था, इस लीनियर प्रेडिक्टर में क्या था, बेसिकली ये एक डिले था, डिले सिस्टम था जिसमें हम सैंपल्स को डिले करके ऐड करें। तो यही प्रेडिक्टर इस्तेमाल होता है डेल्टा मॉड्यूलेशन में।
इसको फर्स्ट ऑर्डर या लीनियर प्रेडिक्टर कहते हैं क्योंकि उसमें कोई नॉन लीनियर टर्म नहीं है. Thus, the delta modulator transmitter, which is the modulator, and receiver, which is the demodulator, are identical to those of the DPCM. बिल्कुल सिमिलर है with a time delay for the predictor as shown. अब देखिए यहाँ पे क्या फर्क है कि डेल्टा मॉड्यूलेशन which is a special case of DPCM, वही सर्किट है, वही ट्रांसमीटर है, जस्ट फर्क ये है कि यहाँ पे जो लीनियर प्रेडिक्टर है अब वो बेसिकली एक सिंपली डिले है. वो क्या है? डिले है, क्योंकि आपको पता है कि पिछली वैल्यू को डिले देंगे, नेक्स्ट वैल्यू को एस्टिमेट करने में इस्तेमाल होगी. है इसकी इक्वेशन देखें, एम क्यू ऑफ के, ये एम क्यू ऑफ के इज इक्वल टू एम क्यू ऑफ के माइनस वन. यहाँ से एम क्यू ऑफ के माइनस वन आ रहा है और यहाँ से डी क्यू ऑफ के आ रहे हैं. इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो आपको एम क्यू ऑफ के मिल रहा है. हेंस अगर एम क्यू ऑफ के माइनस वन आपने निकालना हो तो इट विल बी इक्वल टू एम क्यू ऑफ के माइनस टू प्लस डी क्यू ऑफ के माइनस वन. इसको यहाँ पुट करते हैं तो ये रिकर्सिव इक्वेशन क्या बनेगी? एम क्यू ऑफ के, वो पिछली दोनों इक्वेशन पुट कर दी हमने इसके अंदर, एम क्यू ऑफ के माइनस टू प्लस डी क्यू ऑफ के माइनस वन. अगर हम इसी तरह आइटरेटिवली पीछे चलते जाएं, यानी एम क्यू ऑफ के माइनस टू क्या होगा? एम क्यू ऑफ के माइनस थ्री. ठीक है, ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करते जाएं और अब इनिशियल वैल्यू जो है वो हम जीरो एज्यूम कर लें. जिस हमने पहले भी बात की थी कि लेट्स से इनिशियल कंडीशन इसकी जीरो है, जहाँ से आपने स्टार्ट करना है वो आपने जीरो ले ली वैल्यू. देयरफॉर वी कैन राइट एम क्यू ऑफ के इज इक्वल टू समेशन एम जीरो टू के डी क्यू ऑफ एम. तो बेसिकली ये एक्यूमुलेटर की इक्वेशन है. एक्यूमुलेटर क्या करता है? पिछली वैल्यूज को ऐड करता है, जीरो से के तक तमाम वैल्यूज को ऐड करके आपको नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगी. दिस शोज दैट द रिसीवर डीमॉड्यूलेटर इज जस्ट अ accumulator or adder. If the output dq of k is represented by impulses, let's say हम इसको impulse से represent करते हैं, then the accumulator must be realized by an integrator. आपको पता है कि ऐसा सिग्नल जो ऐड हो रहा है impulses को, वो बेसिकली इंटीग्रेशन का फंक्शन परफॉर्म होता है. तो बेसिकली accumulator क्या है? एक इंटीग्रेटर है. ठीक है, which may also replace with an integrator feedback portion of the modulator. The demodulator output, which when passed through a low pass filter, gives the desired signal reconstructed. फिगर 6.31 में हम देखते हैं आपके पास जो डेल्टा मॉड्यूलेशन का ट्रांसमीटर था वो क्या बेसिकली, उसमें यहाँ पे एक मैसेज सिग्नल है, डिफरेंस निकल रहा है यहाँ पे, और डिफरेंस के लिए जो लीनियर प्रेडिक्टर है या जो डिले है वो बेसिकली क्या है? इंटीग्रेटर एम्पलीफायर है. जिससे हमने ये देखा कि आपके पास जो सैंपल वैल्यूज आ रही हैं उन सैंपल वैल्यूज को अगर आप इंटीग्रेट करें तो वही इफेक्ट होता है जो कि एक डिले सिस्टम का है. ठीक है, और ये जो कंपैरेटर लगा हुआ ये क्या कर रहा है? बेसिकली ये कंपैरेटर सिलेक्ट कर रहा है कि जो डिफरेंस आ रहा है उसको दो लेवल्स में कन्वर्ट कर रहा है, या डिफरेंस प्लस ई में जाएगा या डिफरेंस माइनस ई में जाएगा. कंपैरेटर है, अगर जीरो से ऊपर वैल्यू है तो उसको प्लस ही असाइन कर देगा, नीचे तो माइनस ही असाइन कर देगा. यहाँ पे आगे सैम्पलर लगा हुआ है और जो एडजेंट चीज ट्रांसमिट हो रही है वो देखिए क्या है? जस्ट हर मैसेज सैंपल के करस्पॉन्डिंग एक बिट जा रही है. वो बिट क्या है? वो बिट या -1 है या 1 है, या आप कह लें कि वो 1 है या 0 है, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंस. डिफरेंस अगर 0 से हायर है तो +1 जा रहा है, डिफरेंस 0 से कम है तो -1 जा रहा है. तो ये बेसिकली मॉड्यूलेटर है जो ट्रांसमिशन हो रही है. उसके बाद ये दूसरे एंड पे जब रिसीवर एंड पे रिसीव हो रहा है तो रिसीवर पे आपको जिस तरह पता है कि अगेन वही इंटीग्रेटर एम्पलीफायर होगा क्योंकि वही प्रेडिक्टर इस्तेमाल होता है. अगर आप ब्लॉक डायग्राम देखिए तो दोनों का जो डिले है प्रेडिक्टर है वो सेम होता है, रिसीवर का भी वही इंटीग्रेटर एम्पलीफायर यहाँ पे यूज हो रहा है. इसके बाद जो मैसेज की एस्टिमेटेड वैल्यू है उसको लो पास फिल्टर से पास करते हैं तो आपको वापस अपना ओरिजिनल मैसेज सिग्नल मिल जाता है. तो ये बेसिकली डेल्टा मॉड्यूलेटर की वर्किंग है. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लेट्स से कि ये आपकी जो सॉलिड लाइन है ये आपका मैसेज सिग्नल है एम ऑफ टी, और ये जो एस्टिमेट निकल रहा है एम क्यू हैट, ये एम क्यू हैट ये क्या है? ये इसका एस्टिमेट है. अब इसका एस्टिमेट जो है ये इंटीग्रेटर निकाल रहा है. ठीक है, इंटीग्रेटर की जो बेसिकली आउटपुट आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही है? स्टेप्स की फॉर्म में आ रही है. सिग्नल इंक्रीज हो रहा है और फिर डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो स्टेप्स की फॉर्म में इसकी आउटपुट आ रही है एम क्यू हैट. एम क्यू हैट और एम ऑफ टी का डिफरेंस लिया जाता है. वो डिफरेंस अगर 0 से बड़ा है तो प्लस साइन हो जाता है वरना माइनस. अब देखिए ये डिफरेंस है, जो एरर डिफरेंस है ना ये है इन दोनों के दरमियान. यहाँ पे ये मैसेज सिग्नल बड़ा है, ये छोटा है तो पॉजिटिव एरर है. यहाँ पे देखें ये एरर नेगेटिव हो गया और यहाँ पे अगेन ये एरर जो नेगेटिव हो गया. तो जहाँ पे एरर की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो +1 ट्रांसमिट हो रहा है, जहाँ पे एरर की वैल्यू 0 से कम है तो वहाँ पे -2 ट्रांसमिट हो रहा है. तो इससे आपका सिग्नल जो है वो डी क्यू ऑफ के जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है. तो अब हर मैसेज सिंपल के करस्पॉन्डिंग आपका जस्ट एक बिट जा रही है विच इज 1 और
0। इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। Figure shows a practical implementation of the delta modulator and demodulator. The first order predictor is replaced by a low cost integrated circuit। ठीक है, तो हमने जिस तरह ये कहा कि फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिक्टर जो है वो बेसिकली एक इंटीग्रेटर है। The modulator consists of a comparator and a sampler in the direct path and an integrator amplifier in the feedback path। इसका डायरेक्ट पाथ है, इसमें एक कंपैरेटर और सैम्पलर है, जबकि फीडबैक पाथ में एक इंटीग्रेटर है। Analog signal M is compared with the feedback signal which serves as the predicted signal। तो ये सिग्नल और ये सिग्नल दोनों का डिफरेंस निकाला जाता है यहाँ पे। फिर उसके बाद the error signal is applied to the comparator। If D is positive, the comparator output is constant signal of amplitude E, and if D is negative, the comparator output is minus E। Thus the difference is binary signal, two levels का, which generate only one bit DPCM। The comparator output is sampled at a Nyquist rate, जो भी sampling frequency आपने रखी हुई है। Generally, fs is typically much higher than the Nyquist rate। The sampler thus produces a train of narrow pulses। ये जो pulses बन रही है यहाँ पे, ठीक है, ये produce हो रही है यहाँ से। When m is less than mq hat, यानी सैम्पलिंग वैल्यू जब आपकी एस्टिमेट से मैसेज वैल्यू कम है तो नेगेटिव पल्स जाएगी, और जब मैसेज सैंपल्ड वैल्यू से एस्टिमेटेड वैल्यू से हायर है तो पॉजिटिव पल्स जाएगी। ठीक है, ये मेन लॉजिक है। द ईच सैंपल इज कोडेड बाय अ सिंगल बाइनरी पल्स, 1 बिट डीपीसीएम। इसको 1 बिट डीपीसीएम भी कहते हैं। द पल्स ट्रेन इज द डेल्टा मॉड्यूलेटेड पल्स ट्रेन। मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज एम्पलीफाइड एंड इंटीग्रेटेड इन द फीडबैक पार्ट टू रीजनरेट। तो बेसिकली ये मेन इसकी लॉजिक है कि आपके पास मैसेज सिग्नल और उसका एस्टीमेट का डिफरेंस जो है वो निकाला जाता है, और डिफरेंस की बेस पे +1 या -1 ट्रांसमिट किया जाता है। तो डेल्टा मॉड्यूलेटर बेसिकली ट्रांसमिट क्या कर रहा है? डेल्टा मॉड्यूलेटर ट्रांसमिट्स द डेरिवेटिव्स ऑफ द मैसेज सिग्नल। सीधा सीधा आपको यहाँ नजर आ रहा है कि ये मैसेज सिग्नल का डेरिवेटिव ट्रांसमिट करता है। कैसे? इन पीसीएम द एनालॉग सैंपल्स आर क्वांटाइज्ड इन एल लेवल्स। जिस टाइम हमने पीसीएम में देखा था कि हर लेवल के कोरस्पॉन्डिंग जो है वो हर वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग को लेवल होते हैं। दिस इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड बाय n पल्सेस। इसके में तो ये हो रहा था कि आपको n पल्सेस चाहिए थी। A little reflection shows that in delta modulator, the modulated signal carries information not about the signals but about the difference between the successive samples। तो ये मेन इसकी टिप है कि आपने मैसेज नहीं बल्कि उसका डिफरेंस सेंड करना है, और डिफरेंस ही डेरिवेटिव होता है। If the difference is positive or negative, a positive or negative pulse is created। Basically, therefore, delta modulator carries the information about the derivative of m of t। Hence, the name delta modulation. This can also be seen from the fact that the integration of delta modulation yields mq hat। ये यहाँ पे इसकी डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव का इंटीग्रल लेते हैं ना तो वापस आपको m मिल जाता है। तो इसलिए आपको पता चल रहा है कि ये डेल्टा मॉड्यूलेटर है। In PCM, the information of each quantized sample is transmitted by n-bit code word, whereas in delta modulator, the information of the difference between successive samples is transmitted by a 1-bit code word। तो ये जनरल डिफरेंस है जो PCM का और DM का है। थ्रेशोल्ड ऑफ कोडिंग एंड ओवरलोडिंग। अब यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम नजर आया होगा कि जब हम इसको एस्टिमेट कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे जो है वो डिफरेंस ज्यादा हो गया। ठीक है, इसको कहते हैं स्लोप ओवरलोड। स्लोप ओवरलोड ये कब एग्जिस्ट करता है, उसका क्या सोल्यूशन है? वेरिएशन इन मैसेज स्मॉलर देन द स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू वो जो आपको स्टेप्स नजर आ रहे हैं ना, ये स्टेप वैल्यू है। ठीक है, आर लॉस्ट इन डीएम। मोरओवर इफ मैसेज सिग्नल चेंजेस टू फास्ट, यानी आपका जो मैसेज का स्लोप है वो हाई है, तो एमक्यू कैन नॉट फॉलो एमएफटी एंड ओवरलोडिंग अकर्स। ये बेसिकली क्या है कि एम में बहुत ज्यादा चेंज है, एमक्यू हेड उसको फॉलो नहीं कर रहा, तो इन दोनों में जो चेंज आ रहा है इसको ओवरलोड कहते हैं, which is called slope overload noise। Slope overload noise। This noise is one of the basic limiting factors in the performance of DM। डेल्टा मॉड्यूलेटर में अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? स्लोप ओवरलोड नॉइज। अब स्लोप ओवरलोड नॉइज को कैसे हम हैंडल करते हैं? इसका तरीका ये है कि we should expect slope overload noise rather than amplitude overload, because delta modulator basically carries the information about message derivative। तो अब एम्पलीट्यूड से नहीं, हमें उसके डेरिवेटिव से फायदा। ग्रैनुलर नेचर ऑफ द आउटपुट सिग्नल। ग्रैनुलर जो है एरर, वो ये एरर है कि आपके पास ये मैसेज सिग्नल था और इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है यहाँ पे इस पॉइंट पे, इसको कहते हैं ग्रैनुलर एरर, ग्रैनुलर नॉइज। ठीक है, द स्लोप ओवरलोड नॉइज कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग ई। अगर आप स्टेप साइज बढ़ा दें, यहाँ पे स्टेप साइज बढ़ा देना,
आपको नजर आ रहा है स्लोप ओवरलोड नॉइज जो है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, लेकिन ग्रैनुलर नॉइज जो है वो इसमें इंक्रीज हो जाएगी। तो एक चीज कम करेंगे दूसरी चीज इंक्रीज हो जाएगी। देयर इज एन ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ ई, स्टेप साइज की एक ऑप्टिमम वैल्यू होगी विच इज द बेस्ट कंप्रोमाइज गिविंग द मिनिमम ओवरऑल नॉइज, जिसमें ग्रैनुलर नॉइज भी और स्लोप ओवरलोड नॉइज दोनों जो है एक ऑप्टिमाइज्ड वैल्यूज हैं उनकी। द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ ई डिपेंड्स ऑन द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी एंड द नेचर ऑफ द सिग्नल। तो ये सिग्नल की शेप पे डिपेंड करता है। द स्लोप ओवरलोड अकर्स व्हेन MQ कैनॉट फॉलो मैसेज सिग्नल ड्यूरिंग द सैम्पलिंग इंटरवल TS। MQ height is capable of changing by E, यानी आपका जो सैम्पल्ड सिग्नल है उसका एस्टिमेट जो है वो E के हिसाब से चेंज होता है, where E is the height of the step, hence the maximum slope that can follow is E over TS। हाँ जी, अब देखिए बेसिकली स्लोप जो है वो एस्टिमेटेड वैल्यू की किसके इक्वल होता है, E over TS। E is value along y axis and TS is the value along x axis। तो E over TS या EFS भी हम इसको कह सकते हैं। Hence no overload occurs, यानी अगर स्लोप की वैल्यू EFS से कम होगी तो कभी भी ओवरलोड नहीं होगा। यानी इसका ये मतलब है कि आपकी ये जो स्लोप है ये EFS से कम है, ज्यादा फास्ट नहीं है, तो आपके पास कभी भी ये ओवरलोड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक टोन मॉड्यूलेटेड सिग्नल को कंसिडर करें, टोन मॉड्यूलेटेड सिग्नल वो होता है जिसमें सिंपली एक साइनोसाइड होता है, ठीक है। तो इसके लिए नो ओवरलोड कंडीशन क्या होगी कि m डॉट मैक्सिमम इज इक्वल टू, इसका अगर आप स्लोप निकालें, डेरिवेटिव लें और मैक्सिमम वैल्यू निकालें, इट विल बी ओमेगा ए। सो ओमेगा ए मैक्सिमम वैल्यू बी लेस देन EFS, या हम कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू EFS ओवर ओमेगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी आपकी तो फिर ओवरलोड नहीं होगा, इसके अलावा ओवरलोड एग्जिस्ट करेगा। ये वॉइस सिग्नल के लिए यहाँ पे ओवरलोड की लिमिट निकाली हुई है। तो वॉइस सिग्नल में जनरली होता ही है कि वॉइस सिग्नल के अंदर जो हाई फ्रीक्वेंसी है, हाई फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल का एम्पलीट्यूड जो है वो कम हो जाता है। तो कम होने का फायदा ये होता है कि आप स्मॉल स्टेप साइज यूज करके इसको पास कर सकते हैं और डेल्टा मॉड्यूलेटर की परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे ओवरलोड नॉइज जो है वो कम हो जाता है। देखिए दोबारा सुने, जो मैसेज सिग्नल है उसकी वेरिएशन जो है स्लोप इंक्रीज होगी जहाँ पे वेरिएशन ज्यादा होगी। जहाँ पे स्लोप ज्यादा है वहां पे आपने स्टेप साइज बढ़ा देना है, जहाँ पे स्लोप कम है वहां पे आपने स्टेप साइज कम कर देना है। इसका फायदा ये होगा ग्रैनुलर नॉइज भी कम होगी और ओवरलोड नॉइज भी कम होगी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिग्मा डेल्टा मॉड्यूलेशन। सिग्मा डेल्टा मॉड्यूलेशन, सिग्मा डेल्टा मॉड्यूलेशन की ही एक टाइप है। क्या फर्क है इसमें, इसको इसके डायग्राम से देखते हैं। ये देखें, ये सबसे पहले जो फिगर ए है, इट इज अ कन्वेंशनल डेल्टा मॉड्यूलेटर। अभी तक जो हमने डेल्टा मॉड्यूलेटर पढ़ा था वैसे ही काम कर रहा था ना, ये मैसेज सिग्नल है, कंपैरेटर है, सैम्पलर है, यहाँ से इंटीग्रेटर आया और ये जो आपने पल्सेस ट्रांसमिट की हैं इसको रिसीवर साइड पे इंटीग्रेटर से पास करते हैं, लो पास फिल्टर करते हैं, तो वापस आपको अपना मैसेज सिग्नल मिल जाता है। ये था डेल्टा मॉड्यूलेटर। अब इसमें प्रॉब्लम ये है, देखिए जो भी हम नेक्स्ट स्कीम पढ़ रहे हैं उसमें इंप्रूवमेंट पढ़े ना कोई ना कोई। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपके पास जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है यहाँ पे ये चैनल में से हो रहा है ना, अब चैनल में नॉइज भी ऐड होगा। अब आपको पता है कि जब नॉइज इंटीग्रेटर से गुजरेगा तो नॉइज भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसकी इसमें प्रॉब्लम ये है कि ट्रांसमिशन होने के बाद रिसीवर साइड पे जब सिग्नल मिलता है तो सिग्नल के साथ उसका नॉइज भी इंटीग्रेट हो जाता है, और नॉइज जब बढ़ जाता है उसकी वजह से डिटेक्शन जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो नॉइज को इंटीग्रेट हमने नहीं करना। तो कोई बता सकता है कि नॉइज को इंटीग्रेटर के थ्रू पास ना करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस सर्किट में क्या चेंज कर सकते हैं, क्या चेंज करें इस सर्किट में कि आपके पास नॉइज इंटीग्रेट ना हो। इसका सोल्यूशन ये है कि आप इंटीग्रेटर जो यहाँ यूज कर रहे हैं वो यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे ले आए। यानी हमने मकसद क्या, हमारा मकसद ये है कि नॉइज इंटीग्रेट ना हो, ठीक है। अब इस स्टेज पे जो सिग्नल प्लस नॉइज है वो इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, तो सिग्नल के साथ साथ नॉइज भी इंटीग्रेट हो रहा है। अब इंटीग्रेटर अगर हम यहाँ ले आए और यहाँ हम ला सकते हैं, क्यों ला सकते हैं, इसलिए ला सकते हैं कि सीरीज में जो स्टेप्स हो रहे हो, देखिए सीरीज में सारे स्टेप्स हो रहे हैं ना, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये जो सीरीज का स्टेप है इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो जब हम इसके ऑर्डर चेंज कर देंगे तो यहाँ पे ये इंटीग्रेटर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि अब सिर्फ मैसेज तो इंटीग्रेट हो जाएगा लेकिन यहाँ पे जो नॉइज ऐड हो रहा है वो इंटीग्रेट नहीं होगा। तो क्या किया हमने, इंटीग्रेटर को यहाँ ले आए हैं, मैसेज सिग्नल सबसे पहले इंटीग्रेट हो रहा है, उसके बाद कंपैरेटर से प्लस ई या माइनस ई मिल रहा है, सैंपल दे रहा है एक उसको,
उसके बाद यहाँ पे जो फीडबैक है वो अगेन वो इंटीग्रेटर वाला सर्किट है, और जो रिसीव हो रहा है वहाँ पे अब सिर्फ सिग्नल रिसीव और सिग्नल प्लस नॉइज रिसीव हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं हो रही। लो पास फिल्टर पहले भी लगा हुआ था, उसी तरह अब आपने वापस अपना मैसेज सिग्नल अचीव कर लिया यहाँ पे। तो ये फायदा है आपको अगर आप इंटीग्रेटर यहाँ रिमूव कर दें कि एक चैनल का जो नॉइज है वो इंटीग्रेट नहीं होगा। ठीक है, तो इस किस्म के मॉड्यूलेटर को कहते हैं सिग्मा डेल्टा मॉड्यूलेटर। सिग्मा डेल्टा मॉड्यूलेटर, तो डेल्टा मॉड्यूलेटर में ही थोड़ी सी हमने चेंजेस किए हैं और इंटीग्रेटर शुरू में ले आए हैं, इसको सिग्मा डेल्टा मॉड्यूलेटर कहते हैं। अब अगर आप देखें तो इस सिग्मा डेल्टा मॉड्यूलेटर में दो इंटीग्रेटर आ गए हैं, इधर करीब ट्रांसमीटर में दो इंटीग्रेटर आ रहे हैं। क्या कोई ऐसी स्कीम है कि आप इन दो इंटीग्रेटर की जगह एक इंटीग्रेटर इस्तेमाल कर लें तो यही काम हो जाए? कर सकते हैं कोई ऐसी चीज? देखिए, आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ ए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बी। क्या ये ऐसे इक्वल है? ए माइनस बी होल इंटीग्रल दोनों सेम है ना? यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ इंटीग्रेटर और यहाँ इंटीग्रेटर, इसको कॉमन रिप्लेस कर देते हैं इस एक इंटीग्रेटर से। यानी ये सिग्नल आया यहाँ से, ये सिग्नल यहाँ से आया, और दोनों का डिफरेंस ले लिया, उसके बाद हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया। तो दो इंटीग्रेटर की जगह पे हमें सिर्फ एक इंटीग्रेटर इस्तेमाल करना पड़ा है, बाकी फंक्शन सारा वही परफॉर्म हो रहा है। इसको कहते हैं सिंप्लीफाइड या सिंपलर सिग्मा डेल्टा मॉड्यूलेटर। ठीक है, सिंप्लीफाई हो गया ना, आपने उसके रिसोर्सेज को, कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर दिया ना। अच्छा जी, तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, समराइज कर देता हूँ। कन्वेंशनल डेल्टा मॉड्यूलेटर में ये जो इंटीग्रेटर है ये नॉइज को भी इंटीग्रेट कर देता है। इस नॉइज को इंटीग्रेट होने से बचाने के लिए इंटीग्रेटर को हम यहाँ ले आते हैं, बाकी फंक्शन सारा वही परफॉर्म होता है हमारा, और इसको कहते हैं सिग्मा डेल्टा मॉड्यूलेटर। और अगर हम इन दोनों इंटीग्रेटर्स को एक से रिप्लेस करना चाहते हैं तो समेशन के बाद यहाँ पे प्लेस कर देते हैं एक इंटीग्रेटर, तो दो के बजाय एक इंटीग्रेटर इस्तेमाल करके हम ये अचीव कर सकते हैं। अब इसको अडाप्टिव बनाने का क्या तरीका होगा? जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे जो कंपेरेटर है ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड प्लस ई और माइनस ई देता है। अगर हम इस प्लस ई और माइनस ई को अडाप्टिव बना दें, द डायनामिक रेंज ऑफ एम्पलीट्यूड इज टू स्मॉल बिकॉज ऑफ द थ्रेशोल्ड एंड ओवरलोड इफेक्ट्स। टू टेस्ट दिस प्रॉब्लम, some type of signal compression is necessary. In delta modulation, a suitable method appears to be the adaptation of the step size E according to the level. लेकिन जो step size E है, अगर हम इसको adaptive बना दें तो आपके पास जो है वो स्लोप, ओवरलोड और इस किस्म के जो इफेक्ट्स हैं वो मजीद उनको आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो इसकी वजह से जो है जो मॉड्यूलेटर है वो कहलाता है एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। ठीक है, एडवांटेजेस क्या हैं सिग्मा डेल्टा मॉड्यूलेटर को? अगर हम देखें सिग्मा डेल्टा मॉड्यूलेटर जिसमें हम इंटीग्रेटर यहाँ ले आए थे, इसके क्या एडवांटेजेस हैं? द चैनल नॉइज नो लॉन्गर एक्यूमुलेट्स एट द डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, सबसे पहला जो अभी हमने देखा है कि चैनल नॉइज एक्यूमुलेट नहीं होगा। द इंपॉर्टेंट लो फ्रीक्वेंसी कंटेंट ऑफ द मैसेज इज प्री एम्फसाइज्ड बाय द इंटीग्रेटर। अब जो कि मैसेज सिग्नल है वो पहले से ही इंटीग्रेट हो रहा है, तो इसको वो जो हम प्री एम्फसाइज और डी एम्फसाइज करना पड़ता है वो भी ऑटोमेटिकली इंटीग्रेटर यहाँ पे कर देगा। इससे क्या होता है? दिस हेल्प्स मेनी प्रैक्टिकल सिग्नल्स सच एज स्पीच लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स आर मोर इंपॉर्टेंट। तो आपके पास जो लो फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट्स हैं वो इंटीग्रेट हो जाते हैं। द इंटीग्रेटर इफेक्टिवली स्मूथ्स द सिग्नल फॉर एनकोडिंग। जनरली आपका सिग्नल अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो वो उसको स्मूथ भी कर देगा, हेंस ओवरलोडिंग बिकम्स लेस लाइकली। द लो पास नेचर ऑफ द इंटीग्रेटर एक लो पास फिल्टर होता है, इंक्रीजेस द कोरिलेशन बिटवीन द सक्सेसिव सैंपल्स लीडिंग टू स्मॉलर एनकोडिंग एरर्स। अगर पहले ही आपने उसको इंटीग्रेट कर दिया तो सैंपल्स की वैल्यूज मजीद कोरिलेट हो जाती हैं आपस में। The demodulator is simplified, और फाइनली आपने ये देख लिया कि आप एक सिंप्लीफाइड डीमॉड्यूलेटर की चीज को अचीव कर सकते हैं। तो ये हमारा था डेल्टा मॉड्यूलेशन का टॉपिक। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 6 हमने यहीं तक पढ़ना है, विच इज 6.7। ठीक है, 6.8 वो कोडल्स एंड वीडियो कंप्रेशन, ये हमने नहीं, इसको कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है। इसके बाद जो अगर हम नीचे आ जाएं जहाँ पे मैटलैब की एक्सरसाइजेस, आप लोगों ने करना ये है कि ये जो मैटलैब की एक्सरसाइजेस हैं इसमें ये कुछ कोड दिए हैं कि आप सिग्नल को सैंपल कैसे करते हैं और रिकंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। इस चैप्टर के स्टार्ट में ही हमने देखा था सैम्पलिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन, विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ए टू डी कन्वर्जन। तो सैम्पलिंग की कौन कौन से स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं? आप सिग्नल, देखिए सबसे पहले एक सिग्नल बनाया जा रहा है साइनोसाइड,
उसको फिर सैंपल किया जा रहा है उसका नाइक्विस्ट सैम्पलिंग रेट पे, ठीक है। ये आपने इसके मैटलैब कोड्स को जो है वो स्टडी करना है। इसमें आप देख सकते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन द ओरिजिनल सिग्नल एंड द आइडियल यूनिफॉर्मली सैंपल्ड सिग्नल इन द टाइम। ये टाइम में देखें, ये सिग्नल था और ये उसके सैंपल्स थे। इसी तरह फ्रीक्वेंसी डोमेन में, और ये सैंपल्ड सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डोमेन है। जिस तरह कि आपने देखा था कि स्पेक्ट्रम जो है वो क्या होता है, सैंपलिंग के बाद स्पेक्ट्रम क्या करता है, रिपीट करता है अपने आप को जहां जहां पे सैंपल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। ये आप इसको जरा देख के समझ लीजिएगा ताकि आपको सैंपलिंग और रिकंस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस है वो उसमें समझ आ जाए। फिर पीसीएम पल्स कोड मॉड्यूलेशन कैसे होती है। पल्स कोड मॉड्यूलेशन बेसिकली क्या है, ए टू डी कन्वर्जन है, जो कि हमेशा रिक्वायर्ड होती है हमें, ठीक है, किसी भी उसमें सिग्नल में, ठीक है। क्वांटाइजेशन है, उसकी रिकंस्ट्रक्शन है। ये जो मैटलैब कोड है ये काइंडली आप एक दफा रन करके इनको जरूर समझ लीजिएगा। इसी तरह डेल्टा मॉड्यूलेशन कैसे करते हैं उसका मैटलैब कोड भी गिवन है। ये अगर आप अभी एक दफा रन करके समझ लेंगे तो आपको कहीं भी इसकी जरूरत पड़ेगी तो आप इजीली इसको कर सकेंगे। यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब चैप्टर नंबर 6 के बाद हमने चैप्टर नंबर 7 के कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम। इसी तरह चैप्टर नंबर 8 के एक दो टॉपिक्स हैं। तो अभी हमने जो बाकी कुछ चैप्टर्स हैं उनके सिलेक्टेड टॉपिक्स कुछ कुछ पढ़ने हैं।